वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले क्लास में हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे। टोटल कितने क्वांटम नंबर थे? 4 N L M S, जिसमें से 3 क्वांटम नंबर हमने कंप्लीट किए थे। N मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L था एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड M था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों क्वांटम नंबर हमने डिटेल में समझे। अब ये तीनों क्वांटम नंबर पर से ही हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सकते हैं। जनरली क्वांटम नंबर 4 है, लेकिन 3 क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। फिर उसी से रिलेटेड हमने ऑर्बिटल्स और उसके शेप भी पढ़े थे। एस ऑर्बिटल का शेप था स्फेरिकल, पी का था डम्बेल एंड डी का था डबल डम्बेल और एफ का कॉम्प्लेक्स था। ओके, पी एक्स पी वाई पी जेड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लिया हमने। डी के जो 5 ऑर्बिटल्स थे, डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स, उसके बारे में भी देख लिया हमने। लेकिन डी में एक चीज खास ध्यान रखनी थी, पांचों ऑर्बिटल्स का शेप एक जैसा नहीं है। 4 ऑर्बिटल का शेप सेम था डबल डम्बेल, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर हमने रिप्रेजेंट किया था उसका शेप थोड़ा अलग था। तो वहां पर वो चीजें ध्यान रखनी थी। उसी से रिलेटेड क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर वो क्लास बाकी है तो पहले उसे देख लो, क्योंकि और आइडिया आ सकता है यहाँ पर। तो चलो आज जो टॉपिक कवर करना है हमें उसी से रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? नो डाउट एसपीडीएफ वो तो देख लिया हमने, लेकिन ऑर्बिटल से रिलेटेड थोड़ी चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। तो ऑर्बिटल क्या है? तो मान लो ये न्यूक्लियस है और हमें पता है कि न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कांस्टेंट रिवॉल्व कर रहा है 3D स्पेस में। 3 डायमेंशनल सोचना, ओके। 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कांस्टेंट रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं तो एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। जब सेकंड सेल के में जा रहे थे हम तो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भी, एस सबसेल में भी था और पी सबसेल में भी था। तो उसी से रिलेटेड हम समझने की कोशिश करेंगे और 3 डायमेंशनल समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। ओके, तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रिवॉल्व कर रहा है, और ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हम बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके, इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि अगर px ऑर्बिटल में होगा तो इस तरह रिवॉल्व करेगा, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर रिवॉल्व कर सकता है एंड z एक्सिस पर भी रिवॉल्व करेगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन है या उसकी पोजीशन है, मतलब यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि यस इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहा है 3D स्पेस में। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। हम कह सकते हैं ना कि यस इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ये रास्ते पर है, ये रास्ते पर है, ये रास्ते पर है। ये वाले जो स्पेस है वही स्पेस को हम क्या बोलते हैं? जनरली ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिट क्या था? तो बोहर ने जो समझाया था 2 डायमेंशनल शेल, जिसे हम ऑर्बिट बोल रहे थे, वो अलग है। ओके, वो पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन था, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट था। यहां पर हम ऑर्बिटल फाइंड कर ऑर्बिटल समझ रहे हैं। The maximum in 3D space, the maximum probability of finding electron is, it's called orbital. तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होगी? इन 3D space the finding electron probability is maximum, it's called orbital. तो ऑर्बिटल क्या है? क्लियर है। इन 3D space के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जहां पर हमें मिल सकता है वो सभी जगह को हम क्या बोलने वाले? ऑर्बिटल। जैसे हमने एस पी डी और एफ को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट, अभी ऑर्बिटल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, साइन एन एल एम। 3 क्वांटम नंबर चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन से 3? एन एल एम। अगर यहां से हमें समझ में आ जाए बस, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ऑर्बिटल से रिलेटेड देखना। हाँ, ये साइन क्या है? इट इज अ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, श्रोडिंजर इक्वेशन से डिराइव किया हुआ है। तो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है साइन। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब एज एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें इस तरह पूछ ले कि 3dz स्क्वायर
इसे रिप्रेजेंट करो ये वाले फॉर्म में, मतलब यहां पर n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है और m की वैल्यू क्या है। तो यहां पर जो पहले नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर क्या है, ये नंबर क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, तीसरे सेल की बात कर रहे हैं, तीसरे सेल में बात कर रहे हैं। ओके, तो 3 क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 3 आएगा। सेकंड नंबर, कौन से सबसेल की बात हो रही है यहाँ पर, d। तो l के लिए d की वैल्यू क्या थी 2, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए क्या थी 2 और f के लिए 3 थी। एंड नेक्स्ट dz² क्या है, तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर dz² के लिए कितना लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे, -2 से लेकर +2। ओके, -2, -1, 0, +1 एंड +2, उसमें से जनरली dz² के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, 0 रिप्रेजेंट किया था। तो ये हुआ क्वेश्चन। ओके, अगर क्वेश्चन ये है dz² को 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में रिप्रेजेंट करो तो ये हुआ। तो हम कौन से 3dz² की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, थर्ड सब सेल में है। दूसरा, थर्ड सेल में है, कौन से सब सेल में है, l इज इक्वल टू 2 मतलब d सब सेल में है और d के अंदर भी 5 ऑर्बिटल्स है। तो कौन से ऑर्बिटल्स में है, dz² के अंदर है। ओके, तो यहां से सारी लोकेशन हम आसानी से बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरा ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, अगर हम इस तरह लिख रहे हैं कि 3px, इसके लिए क्वांटम नंबर क्या होगा, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या हुई, चलो 2px ले लिया, 4px ले लेते हैं अलग से थोड़ा। तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 4। 4px का मतलब क्या है, फोर्थ शेल के अंदर p सब सेल की बात हो रही है और उसमें भी p में भी 3 ऑर्बिटल्स है। कौन सा ऑर्बिटल, px। तो n इज इक्वल टू कौन सा, 4। ओके, l इज इक्वल टू क्या होगा, तो l के लिए p की वैल्यू l के लिए कितनी होती है 1 और m की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी होती थी, -1 से +1, -1, 0, +1। तो यहां पर तुम +1 लिखो या -1 लिखो, राइट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आसानी से यहां से हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, अगर ये तीनों क्वांटम नंबर गिवन है तो उससे कौन सा ऑर्बिटल बन रहा है, तो वो भी आना चाहिए। तो ये था ऑर्बिटल, और आसान है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, लेकिन ज्यादा इतना टारगेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, यहां से आंसर आ ही जाते हैं स्टूडेंट्स को। दूसरा जो टॉपिक है अपना, इससे ऑपोजिट है और नाम क्या है उसका, नोड। यहां पर नोड क्या है, ऑर्बिटल क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी, मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि हमें पता है यस इलेक्ट्रॉन ये वाले रास्ते पर हो सकता है, तो वो क्या हो गई, मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो गई उसकी। लेकिन नोड क्या है, तो नोड उससे ऑपोजिट जगह है, मतलब ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एकदम 0। तो नोड क्या होगा, तो वो ऐसा पॉइंट, ऐसा लाइन, ऐसी सरफेस या ऐसा प्लेन जहां पर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ये रास्ते पर घूम रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन उससे दूर तो नहीं है। या इस तरह समझने की कोशिश करो कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन ये वाली जगह पर रिवॉल्व मिलेगा, तो ये वाली जगह पर तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो ऐसा एरिया, ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन या ऐसा सरफेस या ऐसा स्फेरिकल जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये वाली स्पेस को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो वो कौन हुआ, ऑर्बिटल हुआ। तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। नोड क्या है, द पॉइंट, लाइन, सरफेस या स्फेरिकल एरिया वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट्स कॉल्ड द नोड। हाँ, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नोड, टोटल नोड कितने हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि टोटल नोड कितने हो सकते हैं, सीधा सा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, और ये फॉर्मूला बेस है, आसानी से आंसर आ जाएगा। टोटल नोड निकालो, मान लो ये दे दिया तुम्हें 3D और उसमें पूछा कि टोटल नोड कितने होंगे 3D के अंदर, तो टोटल नोड कितने होंगे, उसका फॉर्मूला है n-1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। n-1 क्या है, टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला है। अब टोटल नोड, तो नोड
दो तरीके के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं नोड। ओके, कौन कौन से टाइप के दो नोड हो सकते हैं? एक तो स्फेरिकल नोड या तो रेडियल नोड, और दूसरा जो है वो एंगुलर नोड या तो नोडल प्लेन। कौन सा दूसरा? एंगुलर नोड या तो उसका दूसरा नाम क्या है? नोडल प्लेन। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये रेडियल नोड या तो स्फेरिकल नोड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख रहे हैं, पहले थोड़ा सा लिख लो। चलो यहां पर अब इसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रेडियल नोड या तो एंगुलर नोड फाइंड करना है तुम्हें, सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में 2020 में भी आया था, शायद 18 में भी क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, एमसीक्यू देख रहे हैं, पहले देख लेना कैसे फाइंड करते हैं। अगर रेडियल नोड फाइंड करना है तो उसका भी एक सीधा फॉर्मूला है, n-l-1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। रेडियल नोड कितने होंगे गिवन ऑर्बिटल में फाइंड कर सकते हो आसानी से। दूसरा एंगुलर नोड कितने होंगे, तो एंगुलर नोड l के इक्वल होंगे। एंगुलर नोड कितने हैं? l के इक्वल है। अब पॉइंट समझना क्या, ये रेडियल नोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या क्या समझा रहा है? तो रेडियल नोड आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा है स्फेरिकल नोड है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर कि ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, तो यहां पर मैं 1s की बात कर रहा हूं। ओके, सीधा सा पॉइंट है 1s। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि 1s ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड है, 1s ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड है, तो फॉर्मूला लगाओ। 1 की जगह n की जगह पर 1 माइनस l की जगह पर 0 माइनस 1, कितना आएगा बोलो? 0। तो 1s में कितने नोड होते हैं रेडियल नोड? 0 होते हैं। 1s में रेडियल नोड कितने? 0। चलो यहां पर अब इसका मतलब समझना क्या है, चलो फोकस यहां पर। अब इसका मतलब क्या है वो रेडियल नोड मतलब ये हुआ 1s ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं भी हो सकता है। हाँ, न्यूक्लियस और इन्फिनाइट को हम नोड नहीं मानते, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो नोड में काउंट नहीं होगा। इवन इन्फिनाइट पोजीशन को भी हम नोड में काउंट नहीं करते। ओके, अब ये आ गया दूसरा। तो 1s ऑर्बिटल में कितने नोड है कोई ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 है? नो। तो 1s का रेडियल नोड कितना होगा? 0। चलो अब 2s ऑर्बिटल का रेडियल नोड कितना होगा, तो ये 2s ले लेते हम। तो 2s के हिसाब से फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा 2s में? n की जगह पर 2 माइनस s की जगह पर 0 माइनस 1, कितने नोड होने चाहिए रेडियल नोड? 1। तो 1 नोड है, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है या तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो बीच वाली ये जो जगह बनी वो स्पेस को हम क्या बोलेंगे? रेडियल नोड। कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। 4s के लिए रेडियल नोड कितने होंगे? 4s अगर पूछ ले तुम्हें 4s के लिए रेडियल नोड, तो 4 की जगह n की जगह पर 4 पुट कर दो। ओके, तो 4 माइनस s की जगह पर 0 माइनस 1, तो कितने होंगे रेडियल नोड? 3। तो बना लो आसानी से 1s 2s 3s 4s। तो ऐसी कितनी स्पेस मिलेगी तुम्हें? अभी एक मिली, दूसरी मिलेगी और तीसरी मिलेगी। तो रेडियल नोड क्या होगा? ओके, तो आसान है, एकदम आसानी से समझ जाओगे। अब एंगुलर नोड क्या है वो समझना है थोड़ा हमें, और एंगुलर नोड किसके लिए कितने होंगे। अगर फॉर्मूला बेस जाओ तो एकदम आसान है, एल वैल्यू जितनी होगी, जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूं तुम्हें 3s के लिए रेडियल नोड की एंगुलर नोड कितने? 3s के लिए s कितना होगा? 0। तो एंगुलर नोड कितने होते हैं s ऑर्बिटल के लिए? 0 ही होते हैं। अगर मैं तुम्हें पूछ रहा हूं 4p के लिए टोटल नोडल प्लेन या तो एंगुलर नोड कितने होंगे 4p के लिए, तो 4 तो देखना ही नहीं है। p की वैल्यू कितनी होती है l के बराबर? 1, तो कितने होंगे? 1 होगा। तो कोई भी अगर d है तो कितने होंगे? d ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड टोटल कितने आएंगे? 2। f के लिए कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो l की वैल्यू के इक्वल होते हैं नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन है क्या, कैसे समझना है वो? एंगुलर नोड या तो नोडल प्लेन समझने के लिए दो चीजें याद रखना। एक तो ये इमेजिनरी प्लेन हम इंडिकेट करेंगे, कौन सा? इमेजिनरी प्लेन लेना है हमें। और दूसरा शुड पास थ्रू न्यूक्लियस, वो लाइन कहां से पास करेंगे? एक लाइन कंपलसरी न्यूक्लियस से पास होनी चाहिए। अब देखना, जैसे कि इसी से रिलेटेड ले रहा हूं मैं, अगर s ऑर्बिटल है, सिंपल से याद रखना। ओके, यहां ही लिख रहा हूं मैं, अगर s ऑर्बिटल है, फोकस करना है यहां पर,
एल की वैल्यू याद करो क्या क्या होगी। अगर 0 है 1 2 एंड 3, 0 है तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, 1 है तो p, 2 है तो d एंड 3 है तो f। तो अगर तुम्हें कोई भी पूछ ले कि डी ऑर्बिटल के लिए कितनी होगी एंगुलर नोड, 2 होंगे, है ना। अब देखना यहां पर आंसर कैसे आ रहा है, क्या हुआ, एस ऑर्बिटल को सोचने की कोशिश करो, स्फेरिकल फॉर्म में एस तो है ना, तो स्फेरिकल के अंदर कोई प्लेन नहीं बनेगा, 2 लाइन को तुम्हें ज्वाइन करना है, ऐसा कोई सिमेट्री नहीं बन रही है। अगर रेडियल फॉर्म है, कोई स्फीयर है, तो उसमें सिमेट्री इस तरह नहीं बनेगी जिससे हम 2 लाइन को कवर कर सके। कैसे, तो यहां पर P को समझना, P में क्या है, एक ऑर्बिटल ले लेता हूं मैं PX, एक्स एक्सिस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एक्स एक्सिस पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, हमें पता है ये कौन सी एक्सिस है, जेड और ये वाई। अगर मैं px ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां है, ये वाले एक्सिस पर ही है, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां पर तो नहीं है। तो अब यहां से तुम एक प्लेन बनाओ, तो एस प्लेन इस तरह बनाएंगे जो कहां से पास हो, न्यूक्लियस से पास होना चाहिए, हुआ न्यूक्लियस से पास, ये न्यूक्लियस है, एक दूसरा यहां से पास हुआ, और यहां पर जो ये प्लेन बना ये वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, एकदम 0 है। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तुम्हें कि px ऑर्बिटल के लिए कौन सा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो कौन सा प्लेन बन रहा है यहां पर, z एंड y। px के लिए कौन सा, y एंड z, ये वो प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब दूसरा कौन सा है, py ले लेते हैं हम, मान लो ये py है, py ऑर्बिटल, ओके, x z एंड y। तो यहां पर py के लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा बोलो, py के लिए, तो आसानी से समझ सकते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे, तो ये वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, वहां पर इलेक्ट्रॉन तो मिलने ही नहीं है, तो वही क्या है, अपना नोडल प्लेन है। तो यहां पर नोडल प्लेन कौन सा हुआ py के लिए, तो py के लिए नोडल प्लेन कौन सा हुआ, zx। और अगर pz की बात करूं तो कौन सा नोडल प्लेन मिलेगा, z की बात करूं अगर मैं तो कौन सा नोडल प्लेन मिलेगा हमें, yx। तो एकदम आसान है यहां पर, तो नोडल प्लेन क्या है, तो ये वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, दैट्स कॉल्ड नोडल प्लेन। और p ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कितने होने हैं, एक ही होगा, हो गया ये। अब d ऑर्बिटल के लिए भी चलते हैं थोड़ा, अब d ऑर्बिटल के लिए क्या होगा वो, चलो डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड कितने होंगे, डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। अगर मैं बोलूं तुम्हें कि फॉर डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड कितने, फॉर डी के लिए तो डी है तो 2 होंगे। अब डी के लिए कैसे होंगे वो, जैसे कि फर्स्ट ले लेते हैं हम एक ऑर्बिटल डी एक्स वाई ले लेते हैं, फोकस करना है यहां पर हो कि डी एक्स वाई क्या होता था, तो एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में हो रहा था, ओके, इलेक्ट्रॉन तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक्स है और ये वाई, जेड नहीं है, ओके, जेड इस तरह होगा, जेड एक्सिस पर नहीं है वो, जेड के आसपास में। तो अब इसको सोचने की ट्राई करो, यहां पर कितने प्लेन मिलेंगे बोलो, dx y में टोटल कितने एंगुलर नोड मिलने चाहिए, तो कैसे एंगुलर नोड 2 मिल रहे हैं, एक लाइन यहां से हम इंडिकेट कर रहे हैं, दूसरी लाइन ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये कौन सा प्लेन हुआ, zx, दूसरा प्लेन कौन सा हुआ, yz। तो कितने हुए नोडल प्लेन यहां पर, तो ऐसे 2 एरिया है जहां पर एंगुलर नोड हमें 2 मिल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। तो dxy के लिए कौन कौन से एंगुलर नोड हुए बोलो, dxy के लिए कौन कौन से एंगुलर नोड हुए, अगर इस तरह पूछ रहे हैं तो एक कौन सा हुआ xz या zx, और दूसरा कौन सा हुआ yz। तो zx एंड yz ये दोनों क्या है, एंगुलर नोड है। अगर मैं इस तरह ले रहा हूं yz, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस और ये x एक्सिस है। चलो दूसरा ये ले लेते हैं हम dxz, तो इसके लिए कितने एंगुलर नोड मिलेंगे हमें, इसके लिए एंगुलर नोड कितने मिलेंगे,
तो यहां पर भी तुम्हें वही करना है। याद करो इलेक्ट्रॉन्स कहां होते थे, एक्स जेड, तो एक्स जेड मतलब क्या, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में, तो मतलब ये एक्स एक्सिस ले लेते हम, एक ये हुआ, और दूसरा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहां पर कौन कौन से एंगुलर नोड मिलेंगे हमें, अगर डी एक्स जेड है तो एंगुलर नोड कौन से मिलेंगे यहां पर हमें, तो एक तो ये रहा वाई जेड वाला, और दूसरा कौन सा मिलेगा हमें, एक्स जेड है तो एक्स और जेड के बीच में, तो यहां पर हमें कौन कौन से मिलेंगे, एक्स वाई और दूसरा वाई जेड। तो यहां पर भी कितने एंगुलर नोड मिलने वाले हमें, दो ही एंगुलर नोड मिलेंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मैं उसे नहीं समझा रहा, जो भी आंसर आ रहा है तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है उसे कमेंट करना। अगर मैं डी जेड स्क्वायर ले रहा हूं, समझना डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा था, जेड एक्सिस पर ले लेते हम, एक इसे जेड मान लेते हैं, ओके, जेड एक्सिस पर, और दूसरा कैसा था, रिंग बना देते हम। इसके लिए एंगुलर नोड कितने होंगे, डी जेड स्क्वायर पर एंगुलर नोड कितने बनेंगे, उसका जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर कमेंट करना, ओके। हाँ, इसका आंसर इसके जैसा नहीं, इसका आंसर थोड़ा अलग होगा, मतलब खुद सर्च करने की कोशिश करना यहाँ पर। अब एफ का शेप तो कॉम्प्लेक्स शेप है तो उसे नहीं समझेंगे। तो ये बेसिक सा नोडल है, और नोडल प्लेन कितने, रेडियल प्लेन कितने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। थोड़ा टॉपिक टिपिकल लग रहा है तुम्हें आगे पीछे, एकदम इजी है वैसे तो, इसके क्वेश्चन इससे भी इजी है। क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना इसके क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि एमसीक्यू कैसे आते हैं यहां से। एक 2020 में क्वेश्चन था, 2020 में एमसीक्यू था ये, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड, क्या फाइंड करना है, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड कितने होंगे, रेडियल नोड कितने होंगे, ये क्वेश्चन था 2020 में नीट के अंदर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। याद करो फॉर्मूला, तुम टोटल ये याद रखना, टोटल नोड का फॉर्मूला क्या था, n-1, टोटल नोड अगर पूछ रहे हैं तुम्हें तो, ओके। अब टोटल नोड में भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक कौन सा नोड था, रेडियल, और दूसरा एंगुलर। तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगुलर एंड रेडियल नोड निकालने हैं तुम्हें। चलो, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था, n-l-1, और एंगुलर नोड किसके इक्वल था, l के इक्वल था। बोलो अब आंसर क्या आएगा 3s के लिए, रेडियल नोड कितने मिलेंगे 3s के लिए, तो n की जगह पर कितना आएगा 3, l की जगह पर कितना आएगा, l की वैल्यू 0, -1 कितना आया 2, तो दो रेडियल नोड मिलेंगे हमें 3s के लिए। एंगुलर नोड कितने मिलेंगे बोलो, तो l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो बस ये आंसर था, एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड 2। और अगर टोटल नोड पूछे तो कितने हुए टोटल नोड, 3s के लिए 2 ही हुए, और वो भी 2 कौन से, दोनों रेडियल, एंगुलर तो 0। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझना, टोटल नोड कितने हैं, 2 ही है, n-1, n-1 मतलब 3-1 तो 2 हुए, और वो दोनों नोड कौन से है, रेडियल है, एंगुलर नोड कितने हैं 0। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें, 4D के लिए टोटल रेडियल नोड और एंगुलर नोड कितने होंगे 4D के लिए, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया ये, तो क्या होगा बोलो, पहले तो टोटल नोड कितने, 4D के लिए टोटल नोड कितने 3, टोटल नोड का फॉर्मूला क्या है n-1, तो 4-1 तो कितने हुए 3, तो 4D के लिए टोटल नोड 3 है। अब वो 3 में रेडियल कितने और एंगुलर कितने, तो रेडियल कितने, तो रेडियल नोड कितने होंगे इसमें, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसके लिए, रेडियल n-l-1, तो n की जगह पर क्या आएगा 4, d के लिए कितना होता है 2, -1 कितना हुआ 1, क्लियर ये। और एंगुलर नोड कितने d के लिए 2 होते हैं, d के लिए जनरली 2 एंगुलर नोड होते हैं, तो हो गए टोटल 3। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ ले तुम्हें, फाइंड आउट द एंगुलर नोड, रेडियल नोड या टोटल नोड, कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर सीधा सा आ जाएगा, ओके।
दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, 2018 में था शायद, 2018 में था क्वेश्चन, द थ्री एंगुलर नोड एंड क्वेश्चन में दे दिए थे कि एंगुलर नोड कितने, 3 एंगुलर नोड है एंड 3 टोटल नोड, एंगुलर नोड भी गिवन है, टोटल नोड भी गिवन है, तो कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है क्वेश्चन है। तो ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, हल्का सा थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब क्या फाइंड करेंगे बोलो हम, सबसे पहले हम टोटल नोड देख लेते हैं। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या था, n-1। टोटल नोड कितने गिवन है, 3 है, हमें n निकालना है ना, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, 4। तो यस, टोटल नोड तो हम वही निकालते थे ना, अगर 4 है तो 3 आता था, 5 होता था तो 4 होता था, है ना। टोटल नोड याद करो, 4 की वैल्यू के लिए क्या होते थे टोटल नोड, 3 आते थे, 3 के लिए 2 होते थे। तो यस, अगर 3 टोटल नोड है तो n की वैल्यू कौन से सेल की बात कर रहे हैं, चौथे सेल की बात कर रहे हैं, हो गया। अब एंगुलर नोड कितने हैं यहाँ पर, 3। एंगुलर नोड किसके बराबर है, l के इक्वल है, और 3 वैल्यू किसके लिए, l की वैल्यू अगर 3 है तो कौन सा ऑर्बिटल हुआ, f हुआ। तो यस, ये f ऑर्बिटल की बात है, तो आंसर क्या आएगा बोलो, दोनों को मिला लो, 4f, ये हुआ आंसर। ये था 2018 में एमसीक्यू, और बहुत आसान एमसीक्यू है, कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन इसे उल्टा कर दे हम 4f के लिए, टोटल नोड कितने 4f के लिए, टोटल नोड 4f के लिए 3 हुए, एंगुलर नोड कितने 4f के लिए, f है तो 3, f के लिए वैल्यू l के इक्वल होती है। इसके लिए रेडियल नोड कितने बोलो 4f के लिए, इसमें नहीं पूछा, रेडियल नोड कितने, n-l-1, n की वैल्यू कितनी आएगी 4, l की वैल्यू 3 और 1, तो कितने 0। क्लियर ना, मतलब f के लिए रेडियल नोड कितने होते हैं, 0 होते हैं, f के लिए रेडियल नोड 0। जो 3 है 4f के लिए, जो 3 नोड बन रहे हैं वो तीनों नोड कौन से है, एंगुलर नोड है। तो ये वाला क्वेश्चन था 2018। ऐसे और क्वेश्चन खुद बनाकर सॉल्व कर सकते हो तो ओके। तो एमसीक्यू सॉल्व करना इसमें ही दिए हुए, आप 3-4 एमसीक्यू मैं इसमें ऐड कर देता हूं, तो खुद सॉल्व करना और उसका आंसर कमेंट में लिख लेना।